गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में जाना था। हरित क्रांति उन्नत बीज और तकनीकी सुधार के लेकर प्रसिद्ध हुई है, जो 1966 में की गई। वैश्विक स्तर पर इसके जो जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉन्ग थे और भारत में इसके जनक हैं एनएस स्वामीनाथन। ये जो क्रांति है ये उन्नत खाद बीज की तकनीकी को विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई और लोगों को एक अच्छी उन्नति का मार्ग देने के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई है। हरित क्रांति की परिभाषाएं। हरित क्रांति के कारक। हरित क्रांति के कारक हरित क्रांति के कारकों में हमने जाना था कि अच्छे उन्नत और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाइयां, रासायनिक उर्वरक, विद्युत आपूर्ति के साथ साथ खरीदने और बेचने के समर्थन मूल्यों को भी एक विचार दिया गया। हरित क्रांति तकनीकी सुधार के साथ साथ उन्नत किस्म के पौधे तैयार करना था। 1966 से हरित क्रांति का चरण, हरित क्रांति के कारक नहीं चरण, चरण एवं कारक, चरण एवं कारक। हरित क्रांति का जो प्रथम चरण था 1966 से 72 के मध्य विकसित किया गया। ये जो प्रथम चरण था उसमें समर्थन मूल्य की घोषणा और गेहूं के उन्नत संकर बीजों का प्रयोग करना था। प्रथम चरण 1966 से 72 के मध्य, इसमें समर्थन मूल्य निर्धारित कर गेहूं की उन्नत संकर बीज पद्धति को विकसित करना था। प्रथम चरण प्रारंभ हुआ 1966 से 1972 के मध्य। हरित क्रांति का जो गेहूं का जो समर्थन मूल्य और उसके बीज के उन्नत प्रयोग करने के लिए प्रारंभ किया गया। द्वितीय जो चरण रहा वो 1972 से 80 के मध्य रहा। द्वितीय चरण में प्रारंभ स्थिति रहा कि कृषि आगतों पर सब्सिडी बढ़ाई गई। कृषि के जो भी औजार हैं, उपकरण है, यंत्र है, मशीन है, पाइपलाइन है, बोरिंग है, ट्यूबवेल है, इन पर सब्सिडी दी जाएगी। और गेहूं के समान ही चावल पर भी उन्नत संकर बीजों को बढ़ाया गया और कृषि में वाणिज्यीकरण की स्थिति को बढ़ाया। द्वितीय जो चरण था 1972 से 80 के मध्य रहा। तक हरित क्रांति का दूसरा चरण लागू हुआ। दूसरा चरण में माना कि कृषि आगतों पर सब्सिडी दी जाने लगी। कृषि आगतों पर सब्सिडी दी जाती, कोई भी टेक्निकल सुविधाएं हैं, कोई भी ट्यूबवेल संबंधित है, नलकूप से संबंधित है, जो भी सहायक है वो सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी लगी और उसे बढ़ाया गया। और गेहूं के साथ साथ चावल पर भी उन्नत बीज एवं संकर प्रजाति
तैयार करके उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। ये थी 1972 से 80 के मध्य। तीसरा चरण हुआ 1981 से 90 के मध्य। 1981 से 90 के मध्य जारी किया गया तीसरा चरण। इस चरण में रखा कि भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो जाए। सब्सिडी का विस्तार किया और उसे जीडीपी के परसेंट से और अधिक वृद्धि कर दी। जो 1980 में जीडीपी 4.4 थी, जो 1991 में 7.2% कर दी गई। यहां तक हरित क्रांति ने तीसरे चरण में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाकर सब्सिडी और बढ़ाई गई और साथ ही जीडीपी में वृद्धि किया। 4.4 से 7.2 के मध्य जीडीपी को विकसित किया गया। अब बात आती है हरित क्रांति की मुख्य विशेषताओं की और उनके कारकों की। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता और उसके कारकों की। विशेषता एवं कारक। विशेषताएं एवं कारक। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना, बहुफसलीकरण अपनाना, मृदा का परीक्षण करना, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने मुख्य कारक थे। तो पहला है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। जैसे ही हरित क्रांति का 1966 में प्रयोग उत्पादन वृद्धि में बढ़ाने के लिए और अधिक और उन्नत बीजों का प्रयोग शुरू किया, तब से ही देश में एक आर्थिक उन्नति हुई और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर खाद्यान्न आपूर्ति में देश आत्मनिर्भर हो गया। उन्नत बीजों का प्रयोग कर कार्यक्रम शुरू कर दिया और बीजों का प्रयोग कार्यक्रम में 5 फसलों पर हुआ। गेहूं पर, ज्वार पर, चावल, मक्का और बाजरे के लिए यह प्रयोग अपनाया गया। इस बीजों के लिए गेहूं को कल्याण व सोना, बाजरे के लिए HV फर्स्ट, मक्का के लिए गंगा 101, ज्वार के लिए CSH2 और चावल के लिए विजय, रत्ना और पद्मा आदि प्रमुख प्रयोग किए गए। ये थी इनके अधिक उपज देने वाले बीजों की स्थितियां। तो सन 1966 में कृषि उत्पादों पर हुई उन्नति को देखते हुए अधिक उपज उत्पादन पर बढ़ावा दिया गया और उन्नत बीज कार्यक्रम शुरू किया।
शुरू किया। साथ ही यह कार्यक्रम 5 फसलों के लिए किया गया। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल और मक्का। इन 5 फसलों के लिए यह कार्यक्रम अपनाया गया। इन बीजों में गेहूं के लिए कल्याण व सोना बीज, बाजरे के लिए HV फर्स्ट, मक्का के लिए गंगा 101, ज्वार के लिए CSH2 और चावल के लिए विजय, रत्ना और पद्मा विकसित की गई। ये थे मुख्य कारकों में अधिक उपज देने वाली कारकों की मुख्य विशेषताएं। इनमें अधिक उपज देने के लिए उन्नत खाद बीज को प्रयोग करके इन फसल की स्थिति को संभालने के लिए एक बहुत अच्छा आधार को उपयोग किया गया। इसके बाद बात आती है उर्वरकों का प्रयोग। उर्वरकों का प्रयोग। भारत जैसे देशों में गोबर को प्राकृतिक खाद के रूप में प्रयोग लिया जाता है। भारत में लगभग 100 करोड़ टन गोबर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। लगभग 40% भाग पर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में खाद न मिल पाने के कारण कृषि उत्पादन में कमी आ जाती है। इस कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई कृषि मिलने के कारण कृषि उत्पादन में कमी हो रही है। नई कृषि नीति को रासायनिक उर्वरकों के साथ जोड़ा जाने लगा है और इससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में गोबर को प्राकृतिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में गोबर को प्राकृतिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है? गोबर खाद के रूप में। भारत में लगभग 100 करोड़ टन गोबर खाद का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है। गोबर खाद उर्वरक शक्ति बनाने के लिए डाली जाती है। इनके साथ रासायनिक खादों का भी प्रयोग किए जाने लगा है। और इससे ही मानव के जीवन में उन्नति होने लगी है। और इसको देखते हुए मनुष्य ने इससे मिट्टी में गोबर खाद व राख खाद का भी
प्रयोग आसानी से होने लगा है और लोग एक विकसित स्थिति तक पहुंचे हैं, उनकी पैदावार क्षमता बढ़ी है। गोबर खाद एक ऐसा खाद है जो कई वर्षों से लगातार परंपरागत रूप से विकसित होता रहा है और किसान वर्ग इसका प्रयोग करते रहते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है और पैदावार की क्षमता को लगातार वृद्धि करता रहे हैं।